कि शैलेश लोढ़ा जी का चश्मा कैसा है? 3.5 नंबर का है। वेरी वेरी ऑब्वियसली तारक मेहता के नाम से जानते हैं, भी जानते फ्रेंडशिप जो है बहुत तगड़ी तरीके आपको से किसने निभा- बताया? हाँ, ये तो हमारा होमवर्क है। बिल्कुल आप जान छिड़कते हैं अपने दोस्तों को। ये आपको किसने बताया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। गलत है क्या? अगर गलत तो मैं- नहीं है। माँ ने मुझे भाषा दी, पत्नी ने आकार दिया और बिटिया ने जीवन का अर्थ दिया। मुझे तारक मेहता के बारे में कोई बात नहीं। नमस्कार सर, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। जी। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक ही हूँ। क्या कहना? एक शो हुआ है रात के 1 बजे कार्यक्रम के बाद। जी जैसा हो सकता हूँ बिल्कुल वैसा हूँ। सर, पर बिल्कुल आधी रात के बाद भी आपका एनर्जी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की तरह है। ये ईश्वर की कृपा है। सर, हम आपको और भी जानना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आपके फैमिली और फ्रेंड्स पे जाएंगे, क्योंकि आप फ्रेंड्स के लिए भी बहुत फेमस हैं कि भाई आप फ्रेंडशिप जो है बहुत तगड़ी तरीके से आपको किसने निभा- बताया? हाँ, ये तो हमारा होमवर्क है। तो और अपना होमवर्क सबको करना चाहिए। तो दोनों ही एस्पेक्ट पे हम जाएंगे। जो आपका जो ट्रायो है, जो फैमिली में जो आपका स्ट्रेंथ है, जो ट्रायो, आपकी मदर, आपकी वाइफ और मेरी आपकी बिटिया। प्यारी सी जो डॉटर है, जी। वो उनके बारे में पहले बताएं। माँ ने मुझे भाषा दी जी और पत्नी ने आकार दिया और बिटिया ने जीवन का अर्थ दिया। सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और सर, दोस्तों के बारे में बताइए सर। बिल्कुल आप जान छिड़कते हैं अपने दोस्तों पे। ये आपको किसने बताया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। गलत है क्या? अगर गलत तो नहीं है, होमवर्क लेकिन अगर किसने- मैंने ठीक नहीं किया ये है तो आप किसने मुझे बताया? क्वेश्चन करें। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं दोस्त मुश्किल से मतलब ये तो नहीं मुश्किल से कहता हूँ। मेरे दोस्त के माने बहुत अलग है। दोस्त मतलब फिर वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दोस्त है, फिर पीछे नहीं हटता मैं। दोस्त है तो दोस्त है। अच्छा सर, आज के जमाने में जब बिल्कुल भाई भाई का नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल क्लीशेड सी ये लाइन है, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मतलब क्या है इसका बेसिक आधार, क्या रहता है सर? आप इतना दोस्ती निभाते तो मतलब कई बार फ्रेंड्स में क्लैशेस होते हैं, या कई बार हमें लगता है कि अगला हमारा फायदा उठा रहा है। हाँ तो लगता है, मालूम पड़ो, कहता भी नहीं उठाया तू फायदा। अच्छा, क्या करें, दोस्त है, राइट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देखिए क्या है, क्या फायदा उठा लेगा? पैसे उधार ले लेगा, नहीं देगा। पहली बात तो दोस्ती में आप उधार नहीं देते हो, है ना? आपने पैसे दिए हैं, उधार जिस दिन दे दिया वो व्यापार हो गया, है ना? और दोस्ती में क्या फायदा उठा, क्या क्या ले लेगा किसी से, है ना? भाई साधन ले लेगा, ये ले लेगा, आपसे काम करा लेगा, तो ठीक है ना, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। क्या फर्क पड़ता है उससे? दोस्त तो दोस्त होता है। तो कभी आपकी किसी दोस्ती से मतलब दोस्त नहीं टूटा? आपको मैं डांटता हूँ, बहुत बुरी तरह डांटता अच्छा। हूँ। हाँ, इसमें पीछे नहीं हटता मैं। जो मेरे बहुत नजदीक हैं वो जानते हैं, मैं कह भी देता हूँ भाई, और मैं फिर बात भी नहीं करता बहुत समय तक। ओके, गलत है वो गलत है, इसका मतलब थोड़ी संबंध खत्म हो जाता बिल्कुल सही। है। ऐसा थोड़ी होता है। जी, आदमी दूर रहने से रिश्ता नहीं रहे, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल सही। तो सर, आप तो नाइट आउल है। जी, बिल्कुल। है ना, आई नो दैट। एंड क्या डिफरेंस है नाइट आउल और मॉर्निंग पर्सन? नाइट आउल वुड नॉट बी द राइट वर्ड, इट्स कॉल्ड नॉकटर्नल। यस, ऑफ कोर्स। जी, नॉकटर्नल जो मतलब रात्रि जीवी है। क्रीचर्स। मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन ऐसे नहीं हूँ। जब कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैंने कहा बस मैं आपसे आधा घंटा पहले सोता हूँ। तो मैं कभी 4, 4:30, 5 कुछ भी बच सकता है। ओके, पढ़ता हूँ या कुछ देखता हूँ, ये है। अर्ली मॉर्निंग पर्सन में मौका मिलने पे कभी नहीं रहा, लेकिन ये एक ईश्वर की कृपा है कि सिस्टम ऐसा है कि मैं 40 मिनट सो के भी पूरे दिन काम करता हूँ। कई बार ऐसा भी मौका आता था मैं 80 घंटे लगातार मैंने शूट किया, दिन में ये शो, रात में ये शो, फिर ट्रैवल, फिर कहीं कभी सम्मेलन, फिर ट्रैवल। ये मुझे लगता है कि ऊर्जा जहन में होती है, शरीर में नहीं होती। तो अगर आपका जहन आपका साथ देता है तो फिर शरीर साथ देता है। आप मान लेंगे कि आप थक गए तो फिर थक गए।
तो सर राइटर्स क्या जनरली रात को ज़्यादा वाइड स्प्रेड सोच पाते हैं? मुझे नहीं, ये ऐसा नहीं कि रात को वाइड स्प्रेड सोच पाते हैं या राइटर को सोचने का कोई वक्त नहीं होता और कविता लिखने का कोई टाइम नहीं होता, कोई चीज़ रचने की कोई तयशुदा समय नहीं होता कि मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाऊँ, कभी भी प्रस्फुटित हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि उस वक्त खामोशी होती है ना, थोड़ी सी शांति जो होती है, थोड़ी शोर शराबा नहीं होता। तो आई थिंक वो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनको वो जो माहौल होता है वो शायद उनको अपने नज़दीक लगता है, आई थिंक। ओके सर, तो जब आप रात को सोचते हैं, पोएम्स लिखते हैं या कुछ भी, और मैं कभी भी ऐसा तय नहीं करता कि मुझे सोचना है। ओके, दैट्स व्हाट। कोई तय नहीं करता, कभी जीवन में आज तक तय नहीं किया। अच्छा। मेरी तमाम जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो यात्राओं में लिखी गई है, फ्लाइट में, मिस करते हो कि नहीं, फ्लाइट में थी, बेटियां फ्लाइट में थी, शोर शराबे में 25 जने बैठे हैं और वहाँ मैं कविता लिख रहा हूँ, ऐसी कविताएं लिखी गई। मैं सब कविताएं ऐसे लिखी गई टिश्यू पेपर पे। ओके। इसी तरह से। तो ऐसा मुझे सोचना है, लिखना है, ऐसा नहीं होता। तो यू डोंट डिसाइड अपॉन द थीम? नो नो। ओके। ऐसा डिसाइड करके जो लिखा जाए उसे प्रपोजल राइटिंग कहते हैं। ओके। है ना, ये प्रपोजल है, मुझे इस पे लिखना है, ऐसा नहीं होता। तो यू राइट रैंडमली, रैंडमली थोड़ा राइट वर्ड। ओके। ये खुदादाद सलाहियत है, आपको लगता है अरे ये कोई चीज हुई, तो वो एक्सटेम्पर होता है, वो इम्प्रॉम्प्टू होता है, ओके, वो उस वक्त निकल के आता है। प्रपोजल राइटिंग ऐसा कि सर ये विषय, इस पे एक गीत लिख दो, ये धुन है, वो प्रपोजल राइटिंग है। तो फिर उस वक्त आपको उस विषय पे ही लिखना है। आप जो लिखते हैं दैट इज आपका पर्सनालिटी? जी, और मैं सोचता हूँ, मैं ओके। तो डू यू थिंक दैट कि आपके स्टीरियोटाइप्स या आपके प्रीकंसीव नोशंस उसमें रोल प्ले करते हैं? नहीं, जो सोचते हो, प्रीकंसीव नोशन कैसे हो सकता है? ओके। वो बहुत अलग चीज। प्रीकंसीव नोशन इंसानों के बारे में होते हैं, कविताओं में नहीं चलते। कविताओं में विचारधारा हो सकती है, प्रीकंसीव नोशंस नहीं होते। ओके। तो सर कविता और लिरिक्स क्या अंतर है सर? कोई अंतर नहीं है, सेम ओनली। कविता, लिरिक्स भी कविता ही। ओके, बस उसको गा दिया तो नहीं, गा दिया तो नहीं, वो छंदबद्ध है, ये छंद मुक्त है ना। कविता कई मुक्तक होता है, सवैया होता है, दोहा होता है, सोरठा होता है ना, गीत होता है, गजल होती है। जो गेय है सिर्फ वही कविता नहीं है। मैं छंद मुक्त कविताएं लिखता हूँ, है ना। और जो फिल्मों में लिरिक्स है वो म्यूजिक पे, उनका म्यूजिक नोट्स पहले बन जाते हैं, धुन पहले बन जाती है, अब इसके ऊपर अब धुन पे आपको लिखना है। तो सर जैसे आपने तो बहुत ही अर्ली एज में, एज अर्ली एज आई थिंक 9 years old में, 10 साल है ना, 10 साल की उम्र में आपने कविताएं लिखना चालू कर दिया। तो सर इज इट नेचर और कैन बी नर्चर्ड? नो, कैन नॉट बी नर्चर्ड। ये ऐसा मैं सोचता हूँ। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, आप किसी को पढ़ा के इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, आर्किटेक्ट बना सकते हो। दुनिया का कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जो किसी को कवि बना सके। अच्छा। वो तो खुदा ही भेजता है। एंड ऑल्सो इट्स इन द ब्लड? नो, नोबडी इज पोएट इन माय फैमिली। पर पोएट्री का मतलब तुकबंदी करना ही नहीं होता, अच्छी बात कहना भी कविता है। सच बात है कि अपनी बात हम कह पाए। जी, अच्छी बात कहना कविता है। तो मैडम जो हैं वो भी लिखती हैं, तो वो बहुत लिखती हैं, खूब लिखती हैं। तो ये गाइस क्रॉस चेक कि मतलब एक दूसरे को आप नहीं, लोग वो अंग्रेजी लिखती हैं। अच्छा। उनकी 11 किताबें अंग्रेजी में आ चुकी हैं और वो नॉन फिक्शन लिखती हैं अंग्रेजी में। मैं अंग्रेजी का पाठक हूँ, कम हूँ, लेकिन वो जो लिखती है मैं उसको जांचने के योग्य नहीं हूँ। आई कैन नॉट चेक करूँ, जांचूं, इतनी योग्यता मुझ में नहीं है। और जो मेरी कविताएं होती हैं वो भी क्रॉस चेक कुछ है, जो मैं लिखी है वो सुनाता जरूर हूँ, जो लिखी मतलब एक अफर्मेशन चाहिए रहता है कि हाँ नहीं मतलब कैसा लगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जब मैं लिखता हूँ तो मुझे पता होता है मैं क्या लिख रहा हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड नहीं है, उसके लिए अफर्मेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन सुनाता जरूर। उसे सबसे पहले सुनाता हूँ। सो ये आपका पावर लगता है आपको कि इंस्टेड कि हम जब नॉर्मली बात करते हैं एंड इफ यू आर बीइंग पोएटिक तो यू आर एबल टू बेटर एक्सप्रेस योरसेल्फ। सी बीइंग पोएटिक जो होता है वो डिफरेंट चीज़ होती है। और जब आप एक्सप्रेस करने के लिए आपको पोएट्री का सहारा लेना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप कवि हैं तो आपके पास शब्दों की ताकत है, आपके पास भाव की ताकत है। तो निश्चित तौर पे जब आप अपने
कोई बात करेंगे तो सतही नहीं होगी, सरफेशियल नहीं होगी और सामान्य से अलग हटकर होगी, इसमें कोई शक नहीं है ना। वो अगर जो कवि हृदय है वो जब अगर बात भी करेगा तो उसकी बात का अंदाज अलग होगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, आप इतने बड़े नेशनल लेवल पे आप कवि हैं और सब आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो सर आपको ऐसा लगता है कि कल्चरली दिस इज गोना बाइंड इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स इन कल्चर, तो क्या कल्चरली भी इस कंट्रीब्यूशन होता है? कई बार हम शायद अपनी बात उस तरह से हर माध्यम में नहीं फैला पाते, लेकिन जैसे सपोज संगीत है तो वो एक चीज बांधता है, कल्चर जो है वो बांधता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो कल्चर है हमारे पास तो वो भी आता है। सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब वो कल्चर हम उसको अडेप्ट करते हैं। लेकिन संगीत को भाषा की जरूरत नहीं होती, Alright. कविता को भाषा की जरूरत होती है। यदि आप उस भाषा का ज्ञान नहीं हो तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन जो वो भाषा समझता है वो सब सुनेंगे, राइट, ठीक है ना। संगीत में धुन जो है वो सबसे पहले आपको आकर्षित करती है ना। वो जमाना गया जब हम जानिसार अख्तर लिखते थे या राजेंद्र कृष्ण लिखते थे या कैफी आजमी लिखते थे या साहिर लुधियानवी लिखते थे या राजा मेहदी अली खान लिखते थे या शैलेंद्र लिखते थे या हसरत जयपुरी लिखते थे, जब आपके लिए शब्द भी बड़े महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन उसमें पहले धुन बड़ी अट्रैक्टिव होती थी। तो संगीत जो है उसमें भाषा की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होती। वो जमाना ऐसा था, जितना अच्छा संगीत था उतनी अच्छी कविता भी थी, तो आपको याद रहता है ना। 50 साल पहले भी जो लिखा गया है लेकिन आज याद रहता है। आज के गाने इसलिए याद नहीं रहते कि उसमें महत्वपूर्ण नहीं रही कविता, कुछ अच्छे भी आए, ऐसा नहीं है। तो संगीत जो है उसकी यूनिवर्सल अप्रोच होती है बिकॉज ऑफ ट्यून, धुन की वजह से, है ना। और कविता भाषा का ज्ञान मांगती है। मुझे तमिल कविता समझ में नहीं आएगी और हो सकता है तमिल स्पीकिंग आदमी को हिंदी कविता समझना है। मुझे फ्रेंच कविता की समझ नहीं है, फ्रेंच को हिंदी कविता की समझ नहीं हो सकती। इसलिए जो जिस साहित्य और कविता अगर अनुवादित होता है तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, अल्टीमेटली तो कविता है। इफ इट इज ट्रांसलेटेड देन डेफिनेटली यस इट इज रीच। तो इट गेट्स डाइल्यूटेड इन ट्रांसलेशन। देखिए, होता आपका ये सवाल जायज है क्योंकि हर भाषा का जो होता है अपना एक सौंदर्य होता है, तो भाव समाप्त हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्रक्स तो पहुंचता ही है ना। भाव निश्चित तौर पर एक ही बात को कहने का एक सपाट तरीका हो सकता है और जिस तरह से कहा गया है उसका अलग अर्थ भी निकाला जा सकता है। तो ये खतरा तो होता है हमेशा अनुवाद में कि कहीं मूल आत्मा से छेड़छाड़ न हो जाए, लेकिन फिर भी क्रक्स तो पहुंच ही जाता है। जैसे गोरकी ने माँ लिखी थी, मैंने तो हिंदी में पढ़ी थी, वो ट्रांसलेट होकर आई थी मेरे पास, है ना। उन्होंने रशियन में लिखी थी, तो हो सकता है उन्होंने किसी और भाव से लिखा था, मैंने वो पढ़ा तो क्रक्स तक मुझे पहुंचा ही। सर, कमिंग टू योर हॉबीज, म्यूजिक जैसे कि आपको बहुत पसंद है, कि आपको कौन आपके फेवरेट सिंगर है या किस गाने से आप? किसी एक को कहना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मुझे किशोर कुमार जी, हेमंत कुमार जी, लता जी का तो खैर मैं भक्त हूँ। लता जी, आशा जी तो उनका कोई कहना है क्या, देवी हैं वो तो क्या कहूँ मैं। पर हेमंत दा, किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश जी और जगजीत सिंह मुझे बड़े पसंद है। मुझे गुलाम अली, मुझे अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन बहुत पसंद है। तो म्यूज़िक में मेरी बड़ी विविड चॉइसेस हैं, है ना। कभी दिल मतलब एकदम उदास सा हो तो फिर कोई और सुनाए रहता है, और मस्ती का मूड हो तो मर्द तांगे वाले भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल मेरा कि बड़ी विविधता है इसमें, लेकिन हाँ मेलोडी मुझे अच्छी लगती है। सर, आपकी विविधता इसमें भी है कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो हम वो जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? ये आप क्यों? बड़ा कहाँ से लेके आए सारी चीजें, मतलब जैसे ढूंढा आपने, क्योंकि मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बताया। मुझे गेम्स पसंद है, मैं कॉलेज में बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट गलियों में मैंने बहुत खेला। क्रिकेट बीच में मैं देखना छोड़ दिया तो व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन हाँ मुझे क्रिकेट पसंद है। मैं रखता हूँ किसका मैच चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। स्कोर भी आपको ऑल द टाइम पता होने चाहिए बीच बीच में। मुझे जैसे शेन बॉर्न की बॉलिंग देखना बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत
क्या कमाल है उस, वो जैसी बॉल टर्न कराते थे मैंने अभी तक वैसे स्पिनर नहीं देखे। मैं जिस दौर में बड़ा हुआ उस वक्त तक लोग जिसको कहते हैं ना अपने इनिशियल ओवर्स में जो हिटिंग होती है उसका मतलब नहीं समझते थे। तब श्रीकांत वाज द फर्स्ट मैन जो वो के कृष्णामाचार्य श्रीकांत जिन्होंने शुरू किया था आती थोड़ा थोड़ा मारना, तो वो हमको अट्रैक्ट करता था उससे। विवियन रिचर्ड्स जब मैदान पे आते थे तो आई मीन क्रिकेट में ऐसे कि आपको ये खिलाड़ी बहुत पसंद है ऐसा नहीं, मुझे खेल पसंद है। हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को छक्का मारा था तो मुझे बड़ा मजा आया। तो गेम है ना, और जिस दिन चेतन शर्मा की बॉल में जावेद में आया था छक्का लगा दिया, उस दिन हाथ में जो चीज थी वो तोड़ भी दी थी। वो आप उस इमोशन के अंदर होते हो, है ना। अब आईपीएल में मैं किसी टीम के पक्ष में नहीं की, इसके उसमें लेकिन रात के 1:30 बजे उस दिन मैच डिले हो गया था। तो रविंद्र जाडेजा जी ने जब एक बॉल पे छक्का, 10 बनाने थे 2 बॉल पे, एक पे छक्का एक पे चौका, जो असंभव सा लग रहा था। अब आप जब खेल से प्यार करते हो, तो मैं 1:30 बजे भी कमरे में करके चीखा, जबकि मैं तो खेल से प्यार, गेम मजा आता है ना देखने का, तो अच्छा लगता है। तो जो भी खिलाड़ी अच्छा करता है तो बहुत, जब इरफान पठान, वो हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने जब हैट्रिक ली, या जब चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी ये रिलायंस वर्ल्ड कप में, तब, और उसी मैच में सुनील गावस्कर जी ने पहला वनडे सेंचुरी बनाई थी। तो जो हैट्रिक ली थी और सुनील गावस्कर जी ने सेंचुरी बनाई, जिस वक्त सचिन ने उनका 100 शतक पूरे हुए, वो सारे मूवमेंट्स बड़े कमाल के। तो आई लव दोज यूफोरिया इन ग्राउंड, द मोमेंट्स, गेम। तो खिलाड़ी तो सारे अच्छे होते हैं, सब मेहनत करते हैं। मतलब मुझे रमन लांबा एक खिलाड़ी हुआ करते थे, उनकी 54 रन की पारी याद है जो जयपुर में वनडे मैच था, उन्होंने जिता दिया था। दैट 54 वाज आल्सो, वो पारियां याद है क्योंकि उस वक्त हम बड़ा जीत जाए, इंडिया जीत जाए, आप करते हैं ना, तो बड़ा वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है देखना। जब लक्ष्मीपति बालाजी ने पाकिस्तान में जाके छक्के मार दिए थे उन्होंने, तो दैट वाज अ मोमेंट। तो अब मेरे को लक्ष्मीपति बालाजी भी याद है, और विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी, शुभमन गिल भी, सूर्य कुमार यादव ने जब अपने नए अपने शॉट्स इजाद किए सारे विकेट के पीछे इधर उधर, तो बड़ा अच्छा लगता है देखना। सर द वे यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट ना, आपके वो जो ग्लिटर आ रहा है आपकी आंखों में, उससे ये बिल्कुल ऐसा मुझे आई कैन फील कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट से ज्यादा इंटरेस्ट में म्यूजिक में हूँ। ओके, लेकिन मैंने बहुत कम बात कर दिया आपको, मे बी बिकॉज़ योर थ्रोट किताबों में। हाँ, लेकिन हाँ मैं देखिए जो भी क्षण आनंद देता है ठीक है। मुझे जब मेरे दोस्त साथ में होते हैं तो मैं, और गाड़ी जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ किसी रास्ते पे, तो मैं अक्सर कहता हूँ दिस इज द बेस्ट मोमेंट। सफर, हाँ कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं ये कह रही थी सर कि गाड़ियाँ का आपने जिक्र कर दिया जी, और तो फिर मैं उसी पे आ रही थी। हाँ, क्योंकि गाड़ियों को तो आपको बहुत शौक है। हाँ, शौक और ड्राइवर आप रखते नहीं होता। अच्छा, वो लेकिन मैं स्पेशल केसेस में मैं चलाता हूँ, नहीं होता है, हमेशा होता है। ओके, पर सिटी में मैं नहीं चलाता क्योंकि लेकिन ऐसे लॉन्ग ड्राइव है तो फिर मैं चलाता हूँ। तो ये कार्स के शौक के बारे में कुछ बताएं। कार के बारे क्यों, जब बेकार थे और जब कार नहीं थी तब कारों को देखते थे तो लगा कि यार होनी चाहिए। तो हाँ मुझे शौक है, मुझे मशीन्स का शौक है और मुझे चलाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। आई लव इट। संगीत हो, सड़क हो, सफ़र हो और साथी हो, बस। वाओ, सो ब्यूटीफुल। सर जैसे आपने सड़क की भी बात करी, ट्रैवल की बात, मैं आपसे एक टिप लेना चाहती हूँ। आप ऑल द टाइम, मतलब मेजरली यू आर ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, बट विथ मी ना, मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है ना तो इट टेक्स लाइक 2 days फॉर ओनली पैकिंग। तो आप मुझे कुछ क्विक टिप्स दीजिए जिसमें विच इज़ लाइक हेल्पफुल फॉर मी, जो आप करते हैं। मैं करता नहीं पर आपको बता दूँ। ओके, क्विक टिप्स। ओके, जब भी ट्रैवल करना हो फिक्स कर लो कि मेरे को जिस दिन ट्रैवल करूँगा, ट्रैवल में मुझे यही कपड़े पहनने हैं, यही काला पैंट पहनना है, यही सफ़ेद शर्ट पहनना है, बस। तो वो पता है आपको, पहनते वक्त यही पहनना है, जाते वक्त यही पहनना है, आते वक्त यही पहनना, 2 ड्रेस तो तय होगी। तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, पता है ना एक ही लेनी है, एक ही लेनी, बाद में 2-3 ड्रेस और ले लो, खत्म हो गया काम। ये टिप है, बहुत बड़ी टिप है। okay. आपको कंफ्यूजन ही तो टाइम लगाता है, क्या लूँ क्या न लूँ, और क्या टाइम लगाता है। आप फिक्स कर लो। महेश भट्ट जी को आपने देखा हमेशा ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनते हैं ना, बस। तो कंफ्यूजन ही नहीं है ना,
बट देन द प्रॉब्लम इज कि वो महेश भट्ट हैं, है ना, या आप जैसे कि हम मनमोहन सिंह का नाम ले लेंगे, है ना, क्योंकि वो सेम हेडगियर और सब कुछ सेम, तो अब वो उनको तो जरूरत नहीं है कुछ डिफरेंट कलर्स पहनने की। तो आपको क्यों जरूरत है, मुझे क्यों जरूरत है? हमको आपको तो आपको भी नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों को नहीं, किसी को जरूरत नहीं होती, किसी हमें दूसरों की निगाह में अपने लिए क्यों एप्रिसिएशन चाहिए? जी हाँ निकल, क्या फर्क पड़ रहा? जी। अच्छा सर, अब मुझे आपसे थोड़ा सा सीखना भी था कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ कविताएं लिखूं या क्या, तो आपने जैसे बोला था कि इसे सीख नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या इसका कुछ साइंस, कुछ मैथमेटिक्स या कुछ कैलकुलेशन? सबसे पहले तो खूब पढ़ो। रीडिंग इज द क्रक्स। खूब पढ़ो, तब तक पढ़ोगे नहीं, रचोगे नहीं। ओके। बस ये खूब अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो। अच्छा सुनो कहाँ से? अच्छे लोगों से बात करो, जैसे मैं करूँ ये मैं तो अच्छे लोगों से बात करेंगे तो अच्छा सुने जी। अच्छी बातें सुनेंगे तो सोचेंगे भी अच्छा। नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो नेगेटिव बातें दिमाग में रहेगी, है ना। मैंने कई बार ऐसा कि जो यहाँ मेरे एक दो मित्र कैमरे के आसपास बैठे हुए जानते हैं, जैसे कार में कहीं जा रहे थे और कोई एक व्यक्ति और वो काफी देर से वो इतना, मैं बीच हाईवे पे गाड़ी रोक के उतार दिया उसको, तो मैं निकल गया आगे। इससे ज्यादा मुझसे नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि इंतजाम कर दिया मैंने दूसरी गाड़ी का, उसको आ जाए वो, कम से कम मेरी गाड़ी से उतर जा भाई तू। तो अच्छा सुनते रहो और नेगेटिव ना सुनो, अच्छा पढ़ो, खूब पढ़ो में जैसे अगर कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं नहीं, खूब कुछ भी पढ़ो। मतलब नॉवेल्स जरूर नहीं है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, अखबार, मैगजीन, एनीथिंग, जो भी पहला अक्षर दिखे पढ़ लो। अच्छा। हाँ, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा कोई विज्ञान नहीं होता है। पढ़ो खूब। तो सर जैसे रीडिंग पोएट्री को अफेक्ट करी है, वैसे आपकी एक्टिंग को पोएट्री ने अफेक्ट किया? अफेक्ट नहीं किया, बेटर किया। ओके। मेरा कवि मुझे बेटर एक्टर बनाता है, मेरा एक्टर मुझे बेटर परफॉर्मर बनाता है ऑन स्टेज। तो दोनों चीजें एक दूसरे को पुष्ट करती हैं। कैसे? ऐसे ही ना, आप एक्टर हो तो जब आप परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली यू नो द स्किल्स, और आप जब कवि हो और आप डायलॉग बोलोगे तो आपको भाषा का ज्ञान है, तो आप उसे बेहतर करो। तो इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। और देन सर जहाँ तक बुक लिखने का बात है, वो हाउ इट डिफर्स फ्रॉम पोएट्री? कविताओं की किताब तो कविताओं का संकलन है, एंथोपोलॉजी ऑफ पोएट्री है। नॉवल लिखना वो जानते हैं ज्यादा जो उसे लिखते हैं। मैंने कोई नॉवल लिखा नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ओके सर, आपका इतना लंबा जो करियर रहा है, स्पैनिंग थ्रू वेरियस मीडियम्स, है ना, तो सर अभी जो लेटेस्ट में जो दिस सोशल मीडिया also AI, तो how do you see the entertainment world in this? देखो AI का I don't know भविष्य क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन AI कुछ भी हो सकता है, वो भावनाओं की जगह नहीं ले सकता। बहुत सिंपल है। AI का यूज अगर मेडिकल साइंस में नथिंग लाइक इट, पर AI कविताएं रच देगा वो संभव नहीं है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पास मानव का दिल नहीं है, और कविताओं के लिए दिल चाहिए जी। वहाँ इंटेलिजेंस सेकेंडरी है, वहाँ पहली चीज दिल है, हृदय है, भावना है, कोमलता है, करुणा है, वो पहली चीज है, पहली शर्त है। संवेदना पहली शर्त है। मशीनों के पास संवेदना नहीं होती। शायद यही वजह रही है सर, वाह भाई वाह में आपने इतने सारे पोएट्स को आगे बढ़ाया, क्योंकि सब नहीं कर पाते हैं। दूसरों को आगे बढ़ाना इज लाइक जैसे कि आपने बोला कि ये सारी क्वालिटीज चाहिए। करीब 600 कवि उस नए जो है वो मैंने पेश किए थे। तो मतलब ये क्योंकि कभी ये AI नहीं कर सकता, ये जो जितने संवेदना नहीं है ना, संवेदना नहीं है। एक्सीडेंट हो जाएगा, AI बचाएगा, उसकी आंख में आंसू नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। रोटी बनाएगा, AI रोटी बना के बना सकता है, लेकिन खाते वक्त आधी रोटी किसी को तोड़ के नहीं देगा। वेरी ट्रू। घर पे कोई आएगा कि मुझे भूख लगी है, तो AI अंदर से ला के उसे आटा नहीं दे सकता है। वो गेहूं पीस सकता है, आटे का निर्माण कर सकता है। बुखार आएगा, AI दवाई दे सकता है, पर माँ की तरह पट्टी गीली सर पे नहीं लगा सकता है। संवेदना नहीं है उसमें।
so true. है ना, मशीनें संवेदनाओं की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल सच बात। तो सर ये थोड़ा हेल्प आपको मेरा भी करना पड़ेगा, है ना, कि आपने इतने सारे इवेंट्स होस्ट किए हैं, शोज होस्ट किए हैं, तो मैं आई एम जस्ट अ बिगनर इन दिस पॉडकास्ट थिंग, तो आप मुझे क्या टिप्स देंगे कि मैं अपने पॉडकास्ट को बेटर बना सकूं? एक तो छोटे इंटरव्यू करो सबसे पहली चीज, है ना, Okay. बहुत छोटे इंटरव्यू करो, है ना, 10 मिनट में बात करो। लंबे पॉडकास्ट कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा, Okay. है ना। आदमी का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। क्लासरूम में 45 मिनट 5 मिनट में इधर उधर हो जाते हैं, है ना। ये तो सिर्फ हिंदी कवि सम्मेलन एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें आदमी 6 घंटे बैठ के सुनता है। मुशायरा है कवि सम्मेलन, जो भी हो, पूरी रात बैठ के सुनता है, बाकी अटेंशन स्पैन नहीं होता। और स्पेशली मोबाइल की स्क्रीन पे जाएं, पॉडकास्ट देख रहे हो, बिल्कुल अटेंशन स्पैन नहीं है, तो आपको कम समय में करना चाहिए। Okay. इट हैज टू बी क्रिस्प, ठीक है ना। लंबी बात हमेशा प्रभावी नहीं होती, Okay. है ना, वो फैल जाती है। तो जितना छोटा हो उतना बेटर। Okay. मैं I'll keep this in mind. Yes. और as a host, what better? देखिए, हर ये मैं बताने में अपने आप को इसलिए सक्षम नहीं मानता, हर होस्ट का अपना एक तरीका होता है, अलग स्टाइल होता है, तो वो समय के साथ धीरे धीरे आता है। तो आई थिंक आप अपना स्टाइल खुद, सबसे पहले होस्ट को नेचुरल होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। अब बहनों भाइयों, बिल्कुल आपने आरजे सुनते हो ना तो फिर आज हम यह बहुत बनावटी लगता है। Yeah. बनावटी नहीं होना चाहिए, जिंदगी में भी आदमी को बनावटी नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए व्यक्ति जो है वो है। So thank you so much for giving so many insights. Thank you. और enlightening us. Thank you very much. Thank you sir. और हम expect करेंगे कि आप दोबारा भी हमारे शो में आएंगे। जरूर। As मैंने पहले ही प्रॉमिस ले लिया था, irrespective कि मैंने छोटा किया कि बड़ा इंटरव्यू किया, but then next time पक्का। for sure. So thank you so much sir. Thank you, Madhu. for coming to my Thank you. show. Thank you very much. Thank you sir. Bye bye.